हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर मैं जबीर बिस्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के द्वारा मेरे वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही हैं उनका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 को जानने वाले हैं और उनको हल करेंगे। तो आइए, उनको जानने के लिए आप वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे और अपनी नोटबुक और बुक दोनों निकाल लेंगे और देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। तो हमें चेक करना है इनका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व होता है तो हमें उन्हें किसी बीजगणितीय विधि से क्या करना, हल करना है। अब बीजगणितीय विधि से हल करना है। हमारे पास जो बीजगणितीय विधियाँ हैं, 3 बीजगणितीय विधियों के बारे में हमने पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। उसमें से हम किसी भी विधि के द्वारा इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का जो पहला भाग है उसमें हम ध्यान देते हैं और उसको फोकस करते हैं कि क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है। 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है कि एक छात्रावास में नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो आइए प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हमें ना ही हमारे पास प्रतिदिन का व्यय पता है और ना ही नियत व्यय पता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए पिछली प्रश्नावली में भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं इन चीज़ों को जब दिया नहीं रहता है। माना छात्रावास के भोजन के लिए नियत व्यय X रुपये तथा प्रतिदिन का व्यय Y रुपये है। तो सर्वप्रथम हम इस चीज़ को मान लेंगे, ठीक है। प्रतिदिन के जो भोजन का व्यय है वो Y रुपये मान लिया कि एक दिन में उसको Y रुपये देने पड़ते हैं, तथा X भाग नियत है कि X तो देना ही देना है, ठीक है। तो अब सर्वप्रथम हमारे पास प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़े। तो कितने दिन भोजन करता है, तो विद्यार्थी ए ने 20 दिन का व्यय दिया बराबर 1000 रुपये दिए। इसने कितने दिए, 1000 रुपये। ये 1000 रुपये 20 दिनों का, और इस 20 दिन में क्या है, एक तो नियत व्यय X है और प्लस 20 दिनों का व्यय 20Y है।
ये मिला के इसने कितने दिए, 1000 रुपये ये दिए इसने। तो इसको या तो सीधे इस रूप में लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक दिन का नियत व्यय बराबर x तथा 20 दिनों का व्यय बराबर 20y, क्योंकि एक दिन का y है तो 20 दिनों का 20y। तो इस तरह से हमारे पास ये एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें अब क्या करना है, विद्यार्थी बी का, जो विद्यार्थी बी ने कितने 26 दिन भोजन किया, 26 दिन का व्यय बराबर 26 दिनों का कितना दिया उसने, 1180 रुपये। तो नियत तो देना ही देना, एक दिन का y है तो 26 दिनों का 26 y, तो कुल कितना देगा वो x धन 26y बराबर 1180, समीकरण 2। अब हमें कहा किसी भी एक बीजगणितीय विधि के द्वारा हल करना है। ये नहीं कहा कि कौन सी विधि प्रयोग करनी है, कोई भी एक बीजगणितीय विधि का हमें प्रयोग करना है, चाहे हम प्रतिस्थापन करें, विलोपन करें या फिर वज्र गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं इनमें हमारे पास दो समीकरण है, इनके यहाँ पे ये क्या है, गुणांक x के समान है। तो अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि के द्वारा हल कर रहे हैं। अब घटाएंगे तो समीकरण 2 x धन 26y बराबर 1180, समीकरण 1 है ये x धन 20y बराबर 1000। घटा देंगे तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सीधे सीधे कट जाएगा। 26y में से 20y गया तो बचा 6y, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0 का 0, 8 का 8, 1 का 1, ये तो y बराबर 180/6, तो कटा 3 और 0 30। तो हमारा जो y का मान आया वो कितना है, 30 रुपये आया y का मान। और y हमारा क्या था, प्रति दिन का व्यय था कि एक दिन में भोजन का कितना व्यय आएगा, तो वो आ गया y। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख लेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x धन 20y बराबर 1000, x का x तो 20 और y का मान कितना है 30, तो 20 गुणा 30 बराबर 1000। हल करेंगे तो x बराबर धन 600, 3 दूना 6, 2 0 और 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपये। x का मान 400 आ गया। तो फ्रेंड इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का मान 400 आया और y का मान 300 आया। तो यहाँ लिख लेंगे x क्या था, नियत व्यय, तो अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर x बराबर 400 रुपये। ठीक है, और प्रतिदिन का व्यय बराबर, अतः छात्रावास का प्रतिदिन का व्यय बराबर y का मान 30 रुपये। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये 30 रुपये इसका ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आप देखते हैं इसी प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग। अब देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट। लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, वह भिन्न हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमारे पास भिन्न नहीं दे रखी है तो सबसे पहले इसको भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, मैंने कहा जब भी दिया नहीं रहता है तो उसको इस प्रकार के प्रश्नों में हम मान लेते। तो माना
वह भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है, क्या हो गई वह भिन्न? x बटे y हो गई वह भिन्न। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार की। किसकी बात करते हैं? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में लिखा क्या है कि यदि भिन्न के अंश में यदि भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न के अंश में क्या किया जाता है? एक घटाया। तो यदि भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है? भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न के अंश में से एक घटा दो। तो भिन्न क्या थी? x है, तो x माइनस 1/y बराबर 1/3। इसको सरल कर लेंगे, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। इसका इसके साथ गुणा प्लस z, इसका इसके साथ 3x, इसके साथ माइनस का 3 बराबर इसका यहाँ चले जाएगा y। आगे इसको लिखेंगे 3x, y को इधर लगेगा माइनस y, -3 बराबर 0। समीकरण 1। या फिर 3 को उधर भी ले जा सकते हैं, इसका रूप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी रूप में समीकरण को लिख सकते हैं। अब पुनः हम प्रश्नानुसार की बात करेंगे। पुनः फिर से प्रश्नानुसार इसमें लिखा है, तो पुनः प्रश्नानुसार और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पुनः 1/4 हो जाती है हर में 8 यानी 8 जोड़ने पर। तो 8 जोड़ने पर भिन्न थी x, तो x बटे वाई धन 8 बराबर 1/4। इम्प्लाइज है, इसको हल कर देंगे। 4x से कम 4x बराबर इसका इसके साथ y धन 8। इधर आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 2, या इसको भी इधर। अब समीकरण 1 ही हो गया, समीकरण 2 तो दिख रहा समीकरण 1 और 2 में, दोनों में x y का जो गुणांक है वो समान है, तो इसको भी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। और कौन सी विधि होती है ये? विलोपन विधि, क्योंकि हम एक पद का क्या कर रहे हैं? विलोप कर रहे हैं, तो इसलिए विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8 और समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब घटाने पे क्या है तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये 4x में से 3x गया तो क्या बचा? x, y से y कैंसिल हो गया और 8 में से माइनस का 3 गया तो बचा 5। तो x का मान क्या आया? 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख लो। x का मान, अब क्या करेंगे? इस x के मान को समीकरण 1 या 2 जिसमें भी आप चाहो रख सकते हैं और इसका क्या करना है? मान निकाल लेना। समीकरण 1 ये है कि 3x बराबर लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x का मान कितना निकला? 5। तो यहाँ पे x का मान रख दो समीकरण 1 में। x का मान रखने पर तो क्या किया? 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3। तो 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर -12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर 12। अब क्या हुआ? x था x और हर है y, तो x बटे वाई बराबर 5/12। तो इस तरह से हमारे पास जो भिन्न थी, जिस भिन्न की बात की जा रही है वो क्या हो गया? 5/12 वो हमारे पास वो भिन्न निकल आएगी। तो इस तरह से हम इस प्रश्नावली के जो अन्य प्रश्न हैं उनको भी करते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 के शेष प्रश्नों के लिए आपको एक अलग से दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। उस वीडियो में
मेरे साथ आप बने रहेंगे और अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पुनः एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।